नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो सिर्फ पत्रों का संग्रह नहीं बल्कि जीवन का एक गहरा दर्पण है। यह किताब है यानी फू ले के पारिवारिक पत्र। चीनी साहित्य के इस अमूल्य रत्न को पश्चिम और पूर्व दोनों में बेहद सम्मान दिया जाता है। फू ले एक महान अनुवादक, कला समीक्षक और बुद्धिजीवी थे। उन्होंने अपने बेटे फू कोंग को सैकड़ों पत्र लिखे जिनमें उन्होंने जीवन के हर पहलू को छुआ। आज हम इन पत्रों के 10,000 शब्दों के सार को समझेंगे। यह किताब सिर्फ एक पिता के बेटे को लिखे गए पत्रों का संकलन नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, नैतिकता, कला, संगीत और मानवीय रिश्तों का एक विश्वकोश है। फू ले ने अपने बेटे को जो सीख दी, वह आज भी हर माता पिता और हर युवा के लिए प्रासंगिक है। पहला पहलू है अनुशासन और आत्मानुशासन। फू ले का मानना था कि बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता। वे अपने बेटे को रोजाना एक निश्चित समय पर पढ़ने, लिखने और अभ्यास करने की सलाह देते थे। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी आदतें ही जीवन की नींव बनती हैं। यदि आप अपने दिन की शुरुआत सही ढंग से नहीं करते तो पूरा दिन बिगड़ सकता है। यह बात आज के डिजिटल युग में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जब हमारा ध्यान हर पल भटकता है। दूसरा पहलू है कला और सौंदर्य बोध। फू ले को पाश्चात्य शास्त्रीय संगीत से गहरा लगाव था। उन्होंने अपने बेटे, जो एक पियानो वादक था, को बार बार लिखा कि संगीत सिर्फ स्वरों का खेल नहीं बल्कि आत्मा की भाषा है। उन्होंने बीथोवेन, मोजार्ट, चोपिन के बारे में गहराई से लिखा। उनका मानना था कि कला को समझने के लिए सिर्फ तकनीकी ज्ञान काफी नहीं बल्कि संवेदनशीलता और ईमानदारी चाहिए। एक पत्र में उन्होंने लिखा, जब तुम कोई राग बजाते हो तो पहले उसकी भावना को अपने अंदर उतारो, तब तुम्हारी अंगुलियां अपने आप सही स्वर ढूंढ लेंगी। यह बात सिर्फ संगीत पर नहीं बल्कि जीवन के हर काम पर लागू होती है। तीसरा पहलू है नैतिकता और चरित्र। फू ले ने सबसे अधिक जोर चरित्र निर्माण पर दिया। उन्होंने कहा कि बड़ा कलाकार वही है जो पहले एक अच्छा इंसान हो। उन्होंने अपने बेटे को सिखाया कि ईमानदारी, विनम्रता और दूसरों के प्रति सम्मान ही सच्ची सफलता की जड़ है। एक बार उन्होंने लिखा, यदि तुम दुनिया के सबसे बड़े संगीतकार भी बन जाओ लेकिन तुम्हारे अंदर अहंकार है तो तुम कभी सच्चा सुख नहीं पाओगे। यह सीख हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने करियर में ऊंचाइयों को छूना चाहता है। चौथा पहलू है पश्चाताप और सुधार। फू ले ने अपने पत्रों में अपनी कमियों को भी स्वीकार किया। वे लिखते हैं कि उन्होंने बचपन में अपने बेटे को बहुत कड़ी अनुशासित किया, जो कभी कभी क्रूर भी लगता था। लेकिन वे इसके लिए पश्चाताप करते हैं और कहते हैं कि अगर उन्हें फिर से मौका मिले तो वे अधिक कोमलता से पेश आएंगे। यह पारदर्शिता और ईमानदारी ही इस पुस्तक को इतना खास बनाती है। कोई भी माता पिता अपनी गलतियों को स्वीकार करने से नहीं डरता, तो बच्चे भी उनसे सीखते हैं। पांचवा पहलू है भाषा और अभिव्यक्ति। फू ले ने अपने बेटे को चीनी और फ्रेंच दोनों भाषाओं में पत्र लिखे। उनका मानना था कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं बल्कि सोचने का ढांचा है। उन्होंने कहा कि अच्छी भाषा से अच्छे विचार पैदा होते हैं। वे अपने बेटे को रोजाना एक डायरी लिखने की सलाह देते थे, जिससे उसकी अभिव्यक्ति क्षमता निखरे। यह बात आज भी उतनी ही सच है। अब हम बात करेंगे इस पुस्तक के कुछ सबसे प्रसिद्ध अंशों की। एक प्रसिद्ध पत्र में फू ले लिखते हैं, जीवन एक लंबी यात्रा है। कभी तुम उतार पर होते हो, कभी चढ़ाव पर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम हर पल सीखते रहो। असफलता से मत डरो। असफलता ही तुम्हें सिखाती है कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। एक और पत्र में उन्होंने प्यार के बारे में लिखा। उन्होंने कहा कि सच्चा प्यार स्वार्थ नहीं होता। जब तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम उसकी खुशी में अपनी खुशी देखते हो। यह बात उन्होंने अपने बेटे को उस समय लिखी जब वह एक लड़की से प्रेम करने लगा था। फू ले ने उसे समझाया कि प्यार में भी संतुलन जरूरी है। अपने करियर और रिश्तों के बीच संतुलन बनाए रखो। फू ले ने सांस्कृतिक पहचान पर भी गहराई से लिखा। वे चीन और पश्चिम के बीच पुल बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने बेटे को सिखाया कि चीनी संस्कृति की जड़ों को मत छोड़ो, भले ही तुम पश्चिम में रहो। उन्होंने कहा, तुम्हारा खून चीनी है, तुम्हारी आत्मा चीनी है। जब तुम पियानो बजाते हो तो तुम चीनी संगीत का अंश भी उसमें लाओ। यह बात उस समय और भी महत्वपूर्ण थी जब चीन में पश्चिमीकरण की लहर थी। अब हम बात करेंगे इस पुस्तक के आलोचनात्मक पक्ष की। कुछ लोग मानते हैं कि फू ले अपने बेटे पर बहुत अधिक दबाव डालते थे। वे लगातार सलाह देते थे, आलोचना करते थे
और कभी कभी बेटे को अपर्याप्त महसूस करवाते थे। यह सच है कि फू लेई एक उच्च मानकों वाले पिता थे, लेकिन उनके पत्रों में प्यार भी उतना ही गहरा है। वे अपने बेटे की हर सफलता पर खुश होते थे और हर असफलता पर उसे संभालते थे। यह एक जटिल रिश्ता है जो पिता और पुत्र दोनों के विकास को दर्शाता है। फू लेई ने दोस्ती पर भी खूब लिखा। उन्होंने कहा कि सच्ची दोस्ती वह है जो तुम्हें बेहतर बनाए। वे अपने बेटे को ऐसे दोस्त चुनने की सलाह देते थे जो ईमानदार हों, जो तुम्हारी गलतियों को बताएं, न कि सिर्फ तारीफ करें। यह बात आज के सोशल मीडिया के युग में और भी प्रासंगिक है, जहां सतही दोस्तियां ही ज्यादा है। इस पुस्तक का एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्वास्थ्य और शरीर का ध्यान। फू लेई ने अपने बेटे को नियमित व्यायाम, अच्छी नींद और संतुलित आहार की सलाह दी। वे जानते थे कि कलाकार का शरीर ही उसका उपकरण है। उन्होंने कहा, अपने शरीर का सम्मान करो, क्योंकि यही तुम्हारा मंदिर है। यह सरल लेकिन गहरी सलाह आज भी उतनी ही सच है। अब हम बात करेंगे इस पुस्तक के कुछ ऐतिहासिक संदर्भों की। फू लेई ने ये पत्र 1954 से 1966 के बीच लिखे। यह चीन के लिए एक कठिन दौर था, सांस्कृतिक क्रांति का समय। फू लेई और उनकी पत्नी को अत्यधिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। आखिरकार 1966 में उन्होंने आत्महत्या कर ली। यह दुखद अंत इस पुस्तक को और भी मार्मिक बनाता है। पत्रों में आप एक ऐसे पिता को देखते हैं जो अपने बेटे को एक बेहतर दुनिया के लिए तैयार कर रहा था, भले ही वह खुद उस दुनिया को नहीं देख पाया। इस पुस्तक का एक और गहरा पाठ है धैर्य। फू लेई ने कहा कि महानता रातों रात नहीं आती, यह धीरे धीरे दिन प्रतिदिन की मेहनत से बनती है। उन्होंने अपने बेटे को लिखा, याद रखो, एक बड़ा पेड़ बनने में सालों लगते हैं। छोटे छोटे पौधों को मत देखो जो जल्दी उगते हैं लेकिन जल्दी मुरझा जाते हैं। तुम एक बड़ा पेड़ बनो। एक और विषय है आत्मविश्वास और विनम्रता का संतुलन। फू लेई ने अपने बेटे को सिखाया कि आत्मविश्वास रखो लेकिन अहंकारी मत बनो। वे लिखते हैं, जब तुम मंच पर हो तो दर्शकों का आदर करो। तुम उनके सामने सेवा करने आए हो, न कि अपनी बड़ाई करने। यह बात हर पेशे के लिए सच है। अब हम बात करेंगे कि यह पुस्तक आज के युवाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। आज की दुनिया में सफलता का मतलब अक्सर पैसा और प्रसिद्धि होता है, लेकिन फू लेई हमें बताते हैं कि सच्ची सफलता आंतरिक संतोष और चरित्र से आती है। वे हमें सिखाते हैं कि अपने सपनों के पीछे भागो लेकिन अपने मूल्यों को मत छोड़ो। इस पुस्तक को पढ़ने का एक तरीका यह है कि आप हर पत्र को एक पाठ की तरह लें। एक पत्र में फू लेई ने बीथोवेन के एक सोनाटा के बारे में लिखा। उन्होंने बताया कि कैसे बीथोवेन ने अपने बहरेपन के बावजूद संगीत रचा। उन्होंने अपने बेटे से कहा, तुम्हारी मुश्किलें बीथोवेन से बड़ी नहीं है। अगर वह कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। यह प्रेरणा का अटूट स्रोत है। एक और उल्लेखनीय पत्र में उन्होंने लिखा कि सीखना कभी बंद नहीं होता। उन्होंने खुद को एक आजीवन छात्र बताया। वे कहते हैं, जब मैं किताब पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अभी कुछ नहीं जानता। यह एहसास ही मुझे आगे बढ़ने की ताकत देता है। यह विनम्रता हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो ज्ञान की खोज में है। फू लेई ने अपने बेटे को पैसे और भौतिक चीजों के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण रखना सिखाया। उन्होंने कहा कि पैसा जरूरी है, लेकिन उसे अपना मालिक मत बनने दो। वे लिखते हैं, जब तुम्हारे पास पैसा हो तो उसे समझदारी से खर्च करो, लेकिन जब पैसा नहीं हो तो यह मत सोचो कि जीवन खत्म हो गया। सादा जीवन भी सुंदर हो सकता है। अब हम बात करेंगे इस पुस्तक के साहित्यिक मूल्य की। फू लेई की लेखनी बेहद सुंदर है। वे चीनी भाषा में ऐसे लिखते हैं जैसे कोई कवि बोल रहा हो। उनके वाक्यों में लय है, गहराई है। यही कारण है कि ये पत्र सिर्फ उपदेश नहीं बल्कि साहित्य का नमूना है। कई आलोचकों ने इस पुस्तक को चीनी गद्य का शिखर बताया है। एक और रोचक पहलू है कि फू लेई ने अपने बेटे को विदेश में रहने की सलाह दी, लेकिन साथ ही उसे चीनी संस्कृति से जुड़े रहने को कहा। वे लिखते हैं, तुम फ्रांस में रहो लेकिन अपनी माँ का खाना मत भूलना। अपने देश का इतिहास पढ़ो, अपनी भाषा का अभ्यास करो। यह सलाह आज के वैश्वीकृत युग में भी उतनी ही लागू होती है जब युवा देश विदेश में पढ़ने जाते हैं। अब हम बात करेंगे इस पुस्तक से कुछ प्रमुख उद्धरणों की। पहला उद्धरण है, जीवन में सबसे बड़ा आनंद दूसरों को खुश देखना है। दूसरा उद्धरण है, अपने काम से प्यार करो तो काम कभी बोझ नहीं लगेगा। तीसरा उद्धरण है, अपनी गलतियों से सीखो लेकिन उनमें मत डूबो। ये उद्धरण हमें हर दिन याद रखने चाहिए।
इस पुस्तक का एक और खास पहलू है कि यह पत्रों के माध्यम से पिता पुत्र के रिश्ते को दिखाती है। कई बार पिता कठोर लगता है, कई बार कोमल। यह रिश्ता वास्तविक है, पूरी तरह से मानवीय। यही कारण है कि यह किताब दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। अब हम बात करेंगे कि इस पुस्तक को कैसे पढ़ा जाए। मैं सुझाव दूंगा कि हर पत्र को धीरे धीरे पढ़ें, उस पर विचार करें। हर पत्र में कम से कम एक ऐसी बात होगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह किताब एक बार पढ़ने की नहीं, बार बार लौटने की है। फू लेई का जीवन एक प्रेरणा है। उन्होंने अपने बेटे को जो सिखाया वह उन्होंने खुद जीकर दिखाया। वे एक ईमानदार अनुवादक, एक गहन विचारक और एक प्रेमपूर्ण पिता थे। उनके पत्र हमें बताते हैं कि असली शिक्षा किताबों से नहीं बल्कि रिश्तों से मिलती है। अब हम इस पुस्तक के कुछ आलोचनात्मक पहलुओं पर चर्चा करेंगे। कुछ पाठकों को लगता है कि फू लेई का दृष्टिकोण बहुत पितृसत्तात्मक है। वे बेटे को हर चीज में सलाह देते हैं, कभी कभी स्वतंत्रता नहीं छोड़ते। यह एक वैध आलोचना है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह पत्र एक विशेष समय और संस्कृति में लिखे गए थे। आज के दृष्टिकोण से देखें तो हम इसे एक पिता के अत्यधिक चिंता के रूप में भी देख सकते हैं। एक और आलोचना यह है कि फू लेई पश्चिमी संस्कृति पर बहुत अधिक केंद्रित थे। उन्होंने चीनी परंपराओं की उपेक्षा की, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। उन्होंने चीनी शास्त्रीय कविता, सुलेख और दर्शन की भी चर्चा की है। वे हमेशा संतुलन चाहते थे। अब हम बात करेंगे कि यह पुस्तक माता पिता के लिए क्यों जरूरी है। हर माता पिता अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा चाहता है, लेकिन कई बार वे नहीं जानते कि कैसे मार्गदर्शन करें। फू लेई के पत्र एक नमूना प्रस्तुत करते हैं कि कैसे प्यार के साथ अनुशासन और सम्मान के साथ सलाह दी जा सकती है। युवाओं के लिए यह पुस्तक एक रोड मैप की तरह है। यह बताती है कि कैसे अपने सपनों का पीछा करते हुए अपनी जड़ों से जुड़े रहें, कैसे असफलता को स्वीकारें और उससे सीखें, कैसे दूसरों से प्यार करें और खुद से ईमानदार रहें। इस पुस्तक का एक और अनमोल पहलू है कि यह समय की कसौटी पर खरी उतरी है। 1950 और 60 के दशक में लिखे गए ये पत्र आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे। इसका कारण यह है कि मानवीय भावनाएं, प्यार, डर, महत्वाकांक्षा, आत्मसंदेह कभी नहीं बदलती। अंत में हम बात करेंगे कि इस पुस्तक का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। यदि आप इसे पढ़ते या सुनते हैं तो आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। यह आपको अपने रिश्तों पर पुनर्विचार करने, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करने और अपने भीतर की आवाज को सुनने में मदद करेगा। मैं आशा करता हूं कि इस विश्लेषण से आपको की गहराई का एहसास हुआ होगा। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। अगर आपने अभी तक इसे नहीं पढ़ा है तो आज से ही शुरू करें, और अगर पढ़ा है तो इसे फिर से पढ़ें। हर बार नई चीजें मिलेंगी। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें। सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही और विस्तृत पुस्तक समीक्षाएं पा सकें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें।